मिटा मिटाया है भैया। देखिए फिजिक्स में आप लोग जो है वैद्युत द्विध्रुव पढ़ चुके थे, है ना। एक टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव का। हमने वैद्युत द्विध्रुव के विषय में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव के विषय में। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लिया, पी। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण पढ़ लिया, टाउ। अब आज पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, है ना। ओके, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ओके, चलिए एक चीज देखिए ध्यान से। फिजिक्स में आपको हेलो बंद करो उसको। फिजिक्स ही है जो आगे पढ़ाना है। समान रूप से आवेशित तैतिकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हाँ, वैद्युत द्विध्रुव, ये हो गया। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी उसको भी पढ़ानी, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन आज एक चीज और बताने चल रहे हैं, बिल्कुल नई चीज है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसको तब समझ पाएंगे आप लोग। हैं? थोड़ा मोबाइल झुक गई, थोड़ा मोबाइल झुक गई है ना अभी, एकदम सही सीधा सीधा आ रहा है। पूरा बोर्ड नहीं आ रहा, बोर्ड नहीं आ रहा है, पूरा उधर नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब, इधर आ रहा है, इधर बहुत कम आ रहा है। एकदम नहीं आ रहा खड़े है। हैं वहाँ तक आ रहा है। लिखा भी है, अच्छा से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया ना। चल भैया तब ठीक है। ये देखिए फिजिक्स में डेरिवेशन जब करना होता है, एक बार मैंने जो है शायद किसी वीडियो में बताया होगा, है ना। फिजिक्स का जब पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, कूलाम का नियम वगैरह जब पढ़ रहे थे, पहला ही पढ़ रहे थे, उसमें एक और वीडियो मैंने पिछली साल डाला हुआ था। तो उसमें कूलाम के नियम का जो है क्या कहते हैं डेरिवेशन जब करा रहे थे, तो उसमें कुछ चीजें हमने बताई थी कि डेरिवेशन कैसे होता है ना। डेरिवेशन क्यों होता है, नियम क्या है, उसके रूल्स क्या है कि डेरिवेशन स्पेसिफिक कर दिया जाता है। देखिए देखो, जब भी डेरिवेशन हमें करना हो, देखिए जैसे मान लीजिए ये बराबर आपने फार्मूला पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r²। ओके, ये हो गया। अब जो है इसमें बहुत ध्यान से समझेंगे तो समझ पाएंगे। q1 q2 r², ये तीन ऐसे मान हैं जिनका मान अगर परिवर्तित किया जाए तो ये भी क्या हो जाता है, बदल होती है। मतलब किसी चीज के फार्मूले में वही राशियां रखी जाती हैं जिनके परिवर्तन का प्रभाव उस पर पड़ता है ना। अब इसमें जो है हम अपना घनत्व तो नहीं रखेंगे, घनत्व तो नहीं रख सकते हैं, है ना। घनत्व है या और कुछ चीजें हैं, जैसे त्वरण रख लिए, चाल रख लिए, इनका प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है ना। कहीं से समय का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये सारी चीजें हम नहीं रख रहे हैं क्योंकि उनका प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है ना। तो वह राशियां रखी जाती हैं जिनके परिवर्तन के कारण, वो ध्यान से समझिएगा, जिनके परिवर्तन के कारण क्या परिवर्तित होता है, क्या कहते हैं, जिनके परिवर्तन के कारण किसका प्रयोग अभी बता रहे हैं, जिनके परिवर्तन के कारण उस पर प्रभाव पड़ता है। अब परिवर्तन दो होता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन दो होता है, एक निरपेक्ष होता है, एक सापेक्ष होता है। अब निरपेक्ष और सापेक्ष कैसे, ध्यान दीजिएगा। जब ए से बी तक हम जोड़ते हैं, ए से बी हो गया, ए से बी तक वैल्यू में इनमें जो परिवर्तन हो रहा है वो योग का परिवर्तन हो रहा है, तो कौन सा परिवर्तन कहलाता है, निरपेक्ष परिवर्तन, है ना। निरपेक्ष परिवर्तन, है ना। अब ये कहा जाए कि अगर इनमें हम अनुपात का मान निकालें, ए के अनुपात में बी में कितना परिवर्तन हुआ, बात समझे ना। जब अनुपातिक परिवर्तन हो तो वो क्या कहलाता है, आपका सापेक्ष। अब दोनों का मतलब हम समझाते हैं। जैसे 5 से 10 हो गई कोई वैल्यू, है ना। एक यफ है, यफ से 5 हुआ, यफ पहले 5 था फिर क्या हो गया 10, तो कितना परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन हम दो तरीके से निकालेंगे, निरपेक्ष परिवर्तन और सापेक्ष परिवर्तन। पहला जो होगा जब हम घटा करके निकालेंगे तो ये निरपेक्ष परिवर्तन हो गया कितना, 5। बल में कितने का परिवर्तन हुआ, 5 का। लेकिन ये परिवर्तन कैसा परिवर्तन कहलाएगा, निरपेक्ष परिवर्तन, कर देंगे सापेक्ष, है ना। बात समझेगी नहीं, क्यों जी। अच्छा एक चीज और है, फिर अगर जो है पूछे कि 5 के सापेक्ष यानी कि पहले के सापेक्ष दूसरे में कितना परिवर्तन हुआ, तो वहां पे एक परिवर्तन ये भी 10/5
यानी कि 2 का परिवर्तन हुआ, लेकिन ये कैसा परिवर्तन है? सापेक्ष परिवर्तन। तो हम ये कहेंगे पहले के सापेक्ष दूसरे के मान में कितना परिवर्तन हुआ है? 2 का। और इसमें पहले के निरपेक्ष दूसरे में कितने का परिवर्तन हुआ है? 5 का। तो निरपेक्ष परिवर्तन और सापेक्ष परिवर्तन समझ में आ गया? क्यों जी? अब देखिए, अभी हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो परिवर्तन जो होगा 2 प्रकार का आपके निकाला जाएगा। कौन कौन सा? निरपेक्ष परिवर्तन और सापेक्ष परिवर्तन। अभी आज आप लोगों का जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे उनका भी एक पूर्ण रूप से जो है एक रात से बिल्कुल पर्दा उठ जाएगा, है ना। कभी नहीं सीखे होंगे आप लोग, ये सारी चीजें कभी सीखे नहीं होंगे, ये हमारा दावा है। तो मैक्सिमम जो होते हैं टीचर्स जो होते हैं, क्या होता है कि वो सिर्फ आपको फार्मूला बताए और डायरेक्ट उसका जो है डेरिवेशन भी करवा दिया, उस पर सवाल बताना, आती वैल्यू कहाँ से ये समझ में नहीं आता। अभी हमने आपको बताया कि कोई फार्मूले में कोई राशि हम इसलिए रखते हैं क्योंकि उस राशि के परिवर्तन के कारण उसके मुख्य मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है ना। तो कोई सूत्र में कोई राशि दूसरी राशि पर डिपेंड करती है, तो डिपेंड मतलब निर्भर करती है, तो निर्भर अगर करेगी तो एक के परिवर्तन के कारण दूसरे में परिवर्तन होगा। और परिवर्तन जो है 2 प्रकार का, निरपेक्ष और सापेक्ष परिवर्तन। निरपेक्ष घटा करके निकाला जाएगा, सापेक्ष अनुपात करके निकाला जाएगा, है ना। निरपेक्ष परिवर्तन को जो निकाला जाता है वो 2 तरीके से निकाला जाता है, एक व्यवकलन या दूसरा संकलन, मतलब घटा करके या जोड़ करके। अरे 5 से 10 हुआ है तो 5 में कितना जोड़ने पर 10 प्राप्त हुआ? 5। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? संकलन परिवर्तन। निरपेक्ष परिवर्तन में 2 प्रकार के परिवर्तन निकाला जाएगा, कौन कौन सा? व्यवकलन और संकलन। ओके। निरपेक्ष सापेक्ष परिवर्तन में जो हम बताए 2, है ना, 5 का 2 या 1/2, 5 के सापेक्ष 10 में 2 का, 10 के सापेक्ष 5 में 1/2 का, है ना। और सापेक्ष परिवर्तन जो होता है इसको 2 तरीके से निकाला जाता है, एक अवकलन या समाकलन, है ना। व्यवकलन का ठीक उल्टा क्या होता है? संकलन, है ना। व्यवकलन का ठीक उल्टा क्या होता है? संकलन। ओके। और फिर उसके बाद सापेक्ष का अवकलन, सापेक्ष का क्या, अवकलन का ठीक उल्टा क्या होता है? समाकलन। तो अवकलन क्या है? किसी राशि के सापेक्ष किसी दूसरी राशि में परिवर्तन या अनुपातिक परिवर्तन बोल लीजिए, क्या कहलाता है? उसका अवकलन कहलाता है ना। अब देखिए, व्यवकलन 2 हो गए, एक घटाव होता है और एक क्या होता है? अंतर होता है। एक घटाव होता है, एक अंतर। दोनों में अंतर क्या है? 2 - 5 बराबर कितनी वैल्यू आएगी? लेकिन 2 अंतर 5 की वैल्यू कितनी आएगी? बात समझे कि नहीं? घटाव का मतलब ये होता है कि पहले में से दूसरे को घटाना है, और अंतर का मतलब ये हो गया कि बड़े में से छोटे को घटाना है। तो ये घटाव हो गया आपका, और दूसरा अंतर, ये आपका क्या कहते हैं? अंतर का चिन्ह हो गया, सिंबल। और इसको प्रदर्शित व्यवकलन को किससे करते हैं? डेल्टा से। किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा से, है ना। बात समझ में आई नहीं? जैसे डेल्टा अगर a लिखा गया है तो इसका मतलब ये क्या लिखा गया है? a1 - a2 या a1 अंतर a2, ये 2 तरीके से लिखा गया है। जब यही डेल्टा मतलब जब यही परिवर्तन कैसा हो जाए? सापेक्ष, तो डेल्टा चेंज हो जाता है किसमें? डेल में। किसमें चेंज हो जाता है? डेल में। ओके। और डेल y बाई डेल x, dy बाई dx, इसका मतलब क्या हुआ? डेल मतलब क्या हुआ? अवकलन। अवकलन मतलब कैसा परिवर्तन? सापेक्ष। किसमें? y में। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। x के सापेक्ष y का परिवर्तन, x के सापेक्ष y में परिवर्तन, ये बोला जाता है। मतलब x पहले है फिर y है, समझे नहीं? x के सापेक्ष y में कितना परिवर्तन हुआ, वही समझ लीजिए। 5 है 10, तो 10 ऊपर लिखोगे, 5 है, 5 के सापेक्ष 10 में परिवर्तन कितना आएगा? 2। और अगर 10 के सापेक्ष 5 में पूछोगे तो y मतलब उल्टा हो जाएगा, बस वही समझ में आ जाएगा। तो डेल्टा डेल में कब कन्वर्ट होगा? जब मान, अब दोनों में अंतर समझ लीजिए। निरपेक्ष वैल्यू या व्यवकलन तब निकाला जाता है जब मान बड़ा हो, परिवर्तन बड़ा हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं? निरपेक्ष वैल्यू निकालते हैं। जब परिवर्तन अनुपातिक हो, बहुत छोटा हो, तो वहां पे हम जो है अवकलन, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा लिमिट,
लिमिट पढ़ा होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 यस या x टेंड्स टू a, ओके। हाँ जब लिमिट की वैल्यू, ये लिमिट वो भी दो प्रकार के आप समझ लीजिए, व्यवकलन और अवकलन के तरीके से समझ लीजिए, देखिएगा ध्यान से। जब डेल्टा का मान बड़ा होगा तो वहां पे आप हमेशा याद रखिएगा कि व्यवकलन निकाला जाएगा, लेकिन जब डेल्टा अग्रसर किसकी तरफ होगा, 0 की तरफ, है ना, मतलब 0 से वो बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है, समझे कि नहीं। तो जब वो 0 की तरफ अग्रसर होगा डेल्टा, बात ध्यान से समझिएगा, तो ये डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल में। डेल बोले तो क्या होता है, अवकलन, और अवकलन को कई सारी चीजों से डिनोट किया जाता है। सामान्य अवकलन डी से डिनोट करते हैं, डेल से डिनोट करते हैं, या केवल डैश लिख दीजिए बस। जैसे ए का परिवर्तन निकालना है, कैसा परिवर्तन निकालना है, व्यवकलन निकालना है तो डेल्टा लिख दीजिए, और अगर अवकलन परिवर्तन निकालना है तो डैश लगा दीजिए, है ना। बात समझ में आया। या आप ये डेल ए लिख सकते हैं, ये डेल वाला, और ये डी। अच्छा, डी और डेल में भी अंतर होता है, डी और डेल में अंतर होता है। डी का प्रयोग, अंतर का मतलब अभी बता दे रहे, लेकिन आप ध्यान से समझिए। डी का मतलब सामान्य अवकलन होता है, और ये डेल जो होगा वो निश्चित अवकलन को दर्शाएगा। किसको, निश्चित अवकलन। निश्चित अवकलन का मतलब जब हमें बिल्कुल पता हो एग्जैक्ट मान, इसकी वैल्यू कितनी है ना। जैसे अभी देखो, एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए। सारे लोग पढ़े हो, अगर इंटर में हो तो सारे लोग पढ़े हो, मैथ वाले। एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष क्या करिए, अवकलन करिए। तो आप सीधा सीधा डी एक्स बराबर लिखते हैं 2x, ये सामान्य अवकलन हो गया। एक्स स्क्वायर का x बराबर 2 पर अवकलन निकालिए, तब वहां पे डी का प्रयोग ज्यादातर नहीं करते, तब डेल एक्स स्क्वायर अपॉन डेल एक्स करेंगे तो ये 2x आएगा, और x बराबर कितना रख देंगे तो 2 बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ निश्चित है कि कितने वैल्यू पर आपको मान निकालना है। बात समझ में आई नहीं। यहाँ क्या निश्चित है, x का मान कितना है, यहाँ निश्चित नहीं है x का मान, तो इसलिए ये सामान्य अवकलन डी का प्रयोग किए। और डेल का प्रयोग कब करेंगे, जब x का मान निश्चित हो, दे दिया गया हो, तो वहां पे हम डेल का प्रयोग करेंगे, डेल का। बात समझ में आया ना। वहां दिया रहेगा कि x बराबर इतने पर अवकलन निकालिए, x बराबर 3 पर अवकलन निकालिए। दोनों में अंतर समझ में आ गया, क्यों जी, इतना समझ में आया नहीं अवकलन। जब परिवर्तन, देखो एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये होगा डेल वाई इक्वल टू डेल एक्स, समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, ये दिया गया होगा dy dx, तो अगर इसको अवकलन के रूप में लिखना होगा तो ये dy इक्वल टू dx लिखेंगे। ये वैल्यू कब लिखा जाएगा, जब परिवर्तन बड़ा होगा, और ये कब लिखा जाएगा, जब परिवर्तन सूक्ष्म होगा। समझा ना, बात समझे कि नहीं। कभी कभी ये होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे ये हमने डेरिवेशन किया, इतने सूक्ष्मतम अंतराल को डेल्टा एक्स मान लिया, है ना, तो डेल्टा एक्स बराबर जो है ए बी सी कुछ भी किया। अब यदि डेल्टा एक्स बिल्कुल किसकी तरफ अग्रसर हुआ, 0 के, तो यही डेल्टा एक्स किसके हो जाएगा, dx के। तो मैक्सिमम फिजिक्स में अब डेल्टा एक्स ना रख करके क्या रखते हैं, dx, क्योंकि जानते हैं वो वैल्यू बहुत क्या है, बहुत छोटी, बहुत सूक्ष्म वैल्यू निकाली जा रही है ना। बात समझे नहीं, क्यों। ये अगला जब हम गॉस थ्योरम पढ़ाएंगे तो वहां पे और अच्छे से समझ में आएगा। बात समझे। तो ये अवकलन भी तुम्हारा एक सामान्य अवकलन हो गया डी, और ये क्या हो गया, निश्चित अवकलन डेल, और डैश भी यूज करते हैं हम लोग कहीं कहीं, है ना। तो अवकलन ये समझ में आया। अब व्यवकलन का ठीक उल्टा क्या होता है, संकलन, समझ में आया ना, संकलन। अब देखो, संकलन केवल 2 में किया जा सकता है। संकलन मतलब क्या होता है, जोड़ना, योग, है ना, योग धन। जैसे 5 + 3 ऐसे कर लिए, बराबर कितना हो गया, 8। एक कर्मिक संकलन होता है, कर्मिक योग होता है ना, कर्मिक योग, कर्मिक योग, ओके, कर्मिक योग। अच्छा, प्लस को ये है, एक चीज से और प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से, है ना। बात समझे कि नहीं, क्यों जी। जैसे एक चीज ध्यान दीजिए, योग मतलब प्लस, योग मतलब क्या हो गया, संकलन मतलब क्या हो गया, योग। एक सामान्य योग हो गया, और एक क्रमिक योग, सामान्य योग, और एक क्या हो गया, यहाँ वीडियो नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है यहाँ पे, इसके बाद जाएंगे थोड़ा नहीं, सा, नहीं सामान्य योग, और फिर उसके बाद एक क्या होता है, क्रमिक योग। ये यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं पूरा। हाँ। डेल्टा जो है किसमें कन्वर्ट होगा, डेल में, है ना, मतलब कि अवकलन में। और कब कन्वर्ट होगा, जब डेल्टा किसकी तरफ अग्रसर होगा, 0 की तरफ, मतलब बहुत सूक्ष्म मान होगा, न्यूनतम मान होगा, तो वही किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, अवकलन में, है ना। चलिए
चलिए अब सिखाते हैं आगे। चलिए देखिए संकलन क्या होता है, योग, योग का चिन्ह ये होता है या फिर सिग्मा, ये योग प्रयोग करते हैं ना। सिग्मा दो प्रकार का होता है, जैसे x बराबर जैसे दे दिया गया है x1 प्लस x2 प्लस x3, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा x। ये नहीं पता होता है कहां से कहां तक करना है, लेकिन कर्मिक का ये हो गया कि उसमें पता होता है कि कहां से कहां तक करना है, नीचे से ऊपर। तो ये इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, एक तो तरीका ये हो गया सिग्मा x, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं सिग्मा x i इक्वल टू 1 से n तक, n बराबर कहां तक 3 तक लिखा रहता है। ये लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, x कहां से उपयोग करना है, ये न्यूनतम सीमा होती है 1 से लेकर के कहां तक ऐड करना है 3 तक। मतलब इसका वैल्यू ये हो गया x1 प्लस x2, i के जहां क्या रखोगे 1 कहां तक 3 तक। और सिग्मा मतलब क्या होता है, जोड़। i मतलब जानते हो इनिशियल पॉइंट, इनिशियल मतलब प्रारंभिक बिंदु, निम्न। प्रारंभ कहां से करना है 1 से, और कहां तक ये ऊपर दिया गया होता है 3 तक। तो ये xi दिया गया x1 प्लस x2 प्लस a से कहां तक जाएगा x3 तक जाएगा, 5 लिखा होता है तो x5 तक, ये कर्मिक हो गया। तो इसको हम सिग्मा ऐसे करके कर्मिक योग हो गया, सिग्मा करके जोड़ेंगे, है ना। सिग्मा कहां से, i बराबर कुछ से 1 से n तक x i, ये डिनोट समझ में आ गया ना, समझ। ये बहुत बार लिखा हुआ पाएंगे आप, लेकिन ये संकलन का प्रयोग कब होगा, जब परिवर्तन निरपेक्ष हो, है ना, निरपेक्ष परिवर्तन हो, तो जोड़ करके निकाल रहे हो, जब मान पर बड़ा हो। जब मान वही अनुपातिक हो जाएगा तो यही सिग्मा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अवकलन नहीं समाकलन में। बस इसी को तिरछा कर दीजिए, समाकलन का ये सिंबल होता है, इसी से मिलकर बना हुआ है ना। समाकलन 2 होता है, मतलब वही अवकलन का ठीक उल्टा हो गया, डी का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, ये समाकलन, समझे ना। समाकलन जो होता है ध्यान दीजिएगा, समाकलन भी 2 होते हैं, एक सामान्य समाकलन होता है, सामान्य, और एक क्या होता है निश्चित, निश्चित समाकलन। सामान्य, सामान्य और एक निश्चित समाकलन। सामान्य समाकलन कब होता है, सामान्य समाकलन कब होता है, ध्यान दीजिए। सामान्य समाकलन जब हमें पता ना हो कि कहां से कहां तक समाकलन करना है, तो वहां पे ये इंटीग्रेशन dx लगा देते हैं, ये पता चल जाता है x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। सापेक्षिक मान हम बार बार कह रहे हैं, यहाँ पे d/dx लिखते हैं, x के सापेक्ष क्या लिखते हैं अवकलन। ये क्या पढ़ेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन, और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे x के सापेक्ष समाकलन। x के सापेक्ष क्या पढ़ेंगे इसको हम, समाकलन का चिन्ह है ना। हाँ ये समाकलन, उसके साथ भी d लगा रहेगा dx, और जिसके साथ d लगा रहेगा उसी का समाकलन करना है, बाकी समाकलन को बाहर कर देना है। जैसे अभी मान लो कि 3x³ है, इसका इंटीग्रेशन dx के सापेक्ष करना है, तो 3 इसके इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा dx। वैसे यहाँ पे अवकलन के लिए भी है, 3x³ का अगर हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष अवकलन, तो 3 बाहर करेंगे, d dx आप किसका करेंगे x³ का, जिसके साथ d लगा होगा उसी का हम अवकलन या समाकलन करेंगे। बात समझे ना, ये सीखना जरूरी है, तभी हम बता रहे हैं। सामान्य समाकलन सिर्फ इतना, और निश्चित समाकलन तब प्रयोग करते हैं जब हमें पता हो कि कहां से कहां तक करना है समाकलन। तो ये आपका हो गया, इसकी निम्न कोटियां होगी i से लेकर के n तक, समझ में आया ना, dx, इसका प्रयोग यहाँ पे करते हैं। जैसे हमें पता है कि a बराबर 1 से लेकर के a बराबर 10 तक जो है अनुपातिक परिवर्तन का योग करना है ना, अनुपातिक परिवर्तन का योग करना है, तो ये निश्चित समाकलन का प्रयोग करेंगे। निश्चित समाकलन का प्रयोग हम कब करेंगे, जब हमें पता हो कहां से कहां तक जोड़ना है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर परिवर्तन घटाव में होगा, घटाव में मतलब कि अंतर करके तो व्यवकलन कहलाएगा, जोड़ करके वो संकलन कहलाएगा। अगर परिवर्तन आ रहा है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और अनुपातिक परिवर्तन है, तो वहां पे हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, अवकलन से। और परिवर्तन अगर जो है बढ़ रहा है धीरे धीरे, छोटा छोटा परिवर्तन बढ़ रहा है, तो हमें कुल परिवर्तन अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, समझा ना। समाकलन का एक मतलब ये समझ लीजिए जोड़ना, और अवकलन का मतलब एक हो गया घटना। जब वैल्यू घटती जाएगी तो वहां पे क्या होगा, अवकलन। लेकिन कैसा घटता जाए वो, अनुपातिक परिवर्तन होता जाए घटने में, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अवकलन का। और वही अनुपातिक परिवर्तन अगर बढ़ता जा रहा होगा तो किसका प्रयोग करेंगे हम, समाकलन। कैसे पता चलेगा अनुपातिक परिवर्तन हो रहा है, अब वो हम बताएंगे ना, जब से वो कहा जाएगा कि ध्यान दीजिए ये डेल है ना, डेल बोलते हैं इसको।
अब वो तुम्हें बताएगा ना कि डेल्टा एक्स बराबर इतना दिया गया है, डेल्टा एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 5 ऐसे कुछ करके दिया है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि डी एक्स हो गया है, निकालना है। बात समझे ना? अब यही डी अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक चीज ये भी जानिएगा, इतना तो समझ में आ गया। अगर इधर माइनस है उधर जाके क्या होता है प्लस, प्लस, इधर अंतर है तो उधर जाकर के सिग्मा हो जाएगा, अच्छा माइनस प्लस और ये जाकर के उधर सिग्मा। सिग्मा। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद अगर यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। यानी अगर इधर बराबर हो गया ना, बराबर के अगर उधर लेके जाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, यही तो कह रहे हैं। माइनस जाएगा प्लस में, अंतर जाएगा तो सिग्मा में, डी जाएगा तो किस में, डेल में नहीं, समाकलन में। और अगर डेल गया, डेल मतलब निश्चित अवकलन, तो ये निश्चित समाकलन में हो जाएगा। समझ आया ना? बात समझे कि नहीं? डी जाएगा तो समाकलन और डेल गया तो, जनरल तौर पे आपको डेल और डी नहीं पता रहेगा। बात समझे ना? तो आज समझ गए कि अवकलन और समाकलन क्या होता है। क्यों जी, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं, पक्का ना? अब चलो, जैसे एक चीज ये रहेगा ना, कभी कभी आपको कार्य निकालना रहेगा। कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणे विस्थापन। कार्य अगर सूक्ष्मतम है तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर बल एफ इंटू डेल्टा एक्स। दूरी भी सूक्ष्म है, लेकिन ये दूरियां कैसी सूक्ष्म है, बड़ी। चूंकि यदि डेल्टा एक्स किसकी तरफ अग्रसर हुआ, जीरो की तरफ, बहुत सूक्ष्म वैल्यू है, तो ये डेल्टा डब्ल्यू जो है वो किसमें चलेगा, डी डब्ल्यू में। अच्छा हाँ, देखिए एक ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, इस पर हम यह बल लगाए हैं, है ना? धक्का देने पर ये जो है कितनी दूरी तक गया, डेल्टा एक्स। कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है, बल गुणे क्या हो गया, विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, यानी यफ गुणे डेल्टा एक्स, है ना? बोलो, समझ में आया नहीं? ये इतनी दूरी परिवर्तन हमको दिख रहा है, परिवर्तन दिख रहा है, तो ये कार्य यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल्टा डब्ल्यू। सूक्ष्म दूरी के लिए सूक्ष्म कार्य ही निकलेगा, डेल्टा डब्ल्यू एफ इंटू डेल्टा एक्स। बात समझ में आई? अभी हम सिखा देंगे, परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हुआ है ना, गाड़ी थोड़ी दूर चल के चली गई, और अगर बहुत दूर तक चली गई तो यक्स मान करके उसको कर लेते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, दीवार को धक्का दे रहे, धक्का दे रहे हैं, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या हुआ, भाई दूरी कुछ नहीं गई ना, लेकिन हमने बल लगाया, हमारी एनर्जी लॉस हुई, है ना? अगर हम ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे हैं तो इसका मतलब कार्य कर रहे हैं, भले ही वो ना दिखा हो। बात हमारी समझिएगा। तो यहाँ पे जो हम बल लगा करके इसको दीवार को धक्का दे रहे हैं, वो दूरी जो है बिल्कुल शून्य है। मतलब ये डेल्टा एक्स दूरी क्या हो गई, शून्य। किसकी तरफ अग्रसर है, शून्य की तरफ। हाँ, बैटरी लो, ज्यादा लो है। इतना समझ में आया नहीं? बात नहीं समझ रहे हो? एक गाड़ी थी, धक्का दे दी हमने तो पता चल गया कितना दूरी पर वो गया है। ओके, अब हम ये दीवार धक्का दिए, इसमें पता नहीं चल रहा कितना धक्का दिए, तो इसका मतलब डेल्टा एक्स किसकी तरफ की है, शून्य की ओर अग्रसर है, शून्य की तरफ अग्रसर है ना। अब ये अगर डेल्टा एक्स शून्य की तरफ अग्रसर है तो कार्य भी बहुत सूक्ष्म हुआ है, तो डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी एक्स। बात समझ में आ गई? बोलिए। अब हम आकर के रोज इस पे धक्का दे रहे हैं, रोज धक्का दे रहे हैं, तो यकीन मानिएगा एक दिन जा करके ये दीवार गिरेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने थोड़ा थोड़ा कार्य प्रतिदिन आके किया है, इकट्ठे पूरी दीवार नहीं गिर गई। अब उसको ऐसे समझ लीजिए कि एक पेड़ जैसे हुआ, उखाड़ना हुआ। आज खूब जोर लगा रहे हैं, खूब हिला उला करके आए, नहीं उखड़ा, तो इसका मतलब कोनो काम नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन आकर के हिला करके, ऐसे 4-5 दिन जब हम उस पेड़ को हिलाते हैं, जोर लगाते हैं, तो एक दिन वो क्या होता है, उखड़ जाता है। तो जिस दिन वो उखड़ता है, क्या मैंने उसी दिन असला काम किया? नहीं, काम तो रोज थोड़ा थोड़ा हो रहा था। जिस दिन हमारे द्वारा किया गया कार्य उसकी ऊर्जा के बराबर हो गया, उस पेड़ का जो उखाड़ने के लिए ऊर्जा आवश्यकता थी उसके बराबर हो गया,
उसी दिन वो पेड़ क्या हो जाएगा, उखड़ेगा। और यकीन ना हो तो आप ऐसे दीवार धक्का करते जाइए, धक्का देते जाइए, कभी ना कभी तुम्हारा बल, तुम्हारे द्वारा खर्च की गई ऊर्जा इस दीवार को बनाने में जो ऊर्जा खत्म की गई थी उसके बराबर होगी, तो ये दीवार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा कार्य कर रहे हैं ना, तो क्या होगा। अब अगर हमें मान लीजिए दीवार एक दिन गिरी, जरूरी नहीं है 1 साल में, 90 साल में, या हो सकता है कि तुम्हारी 2 पुश्तें ऐसे धक्का देने में लगी रहे तब जाके गिरे, लेकिन गिरेगा जरूर। बात समझे ना, गिरेगा जरूर। अब जिस दिन वो गिरा, जिस दिन ये दीवार गिर गई, सपोज जिस दिन दीवार गिर गई, अब आप उस दिन पूछेंगे सर इसमें टोटल कार्य कितना हुआ होगा, टोटल रोज हम करते जा रहे थे थोड़ा थोड़ा कार्य, पता नहीं था कार्य कितना हो रहा है। क्यों? क्योंकि कार्य बहुत सूक्ष्म था। अब एक अचानक जिस दिन गिरा उस दिन पूछ रहे हैं आप कुल कार्य कितना होगा, तो ये कुल कार्य W अगर निकालना होगा तो ये D जो है डेल ना उधर जाकर के समाकलन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि कुल कितना कार्य हुआ है। जब परिवर्तन सूक्ष्म हो और कुल वैल्यू निकालनी हो, टोटल वैल्यू निकालनी हो, तो हम समाकलन करते हैं। निम्न से उच्च। अब रोज का रोज अगर पता चलता कि आज धक्का दिए, आज इतना टेढ़ा हुआ, कल इतना टेढ़ा हुआ, तो हम उनको क्या कर लेते, जोड़ लेते ना भाई। ये गाड़ी थी, सपोज करिएगा ये गाड़ी थी, यहां तक हमें पहुंचाना है, आज खुद जोर लगाए 5 मीटर गई, फिर कल 5 मीटर, फिर कल 5 मीटर, 3-4 दिन के बाद वो यहाँ पर के आके पहुंच गई, तो हमारे द्वारा कितना कार्य हो गया टोटल, हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे पता चल रहा है परिवर्तन कितना हो रहा है रोज का रोज। लेकिन अब एक ये है गाड़ी है, इस गाड़ी को यहाँ तक पहुंचाना है, रोज धक्का दे रहे हैं, ये हिल ही नहीं रही है ना। एक दिन आकर के ये गाड़ी क्या होगी, गाड़ी चली गई वहां पे, तो क्या मैंने पीछे काम किया ही नहीं है, एक दिन किया था बहुत 0 कुछ काम, लेकिन कार्य जब हमें कब पता चला, जब गाड़ी ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, तो आप पूछेंगे कितना कार्य हुआ, तब हम उनको जोड़ेंगे नहीं, तब उनका क्या करेंगे, समाकलन। और कहां से करेंगे, 0 से यहाँ से शुरू किए थे ना, यहाँ से शुरू किए थे और यहाँ तक किए है ना, तो वहां तक काम कर लेंगे, उसको योग कर लेंगे। अगर नहीं पता है कहां से कहां तक करना है तो साधारण समाकलन करेंगे, लेकिन उनको जोड़ने का तरीका फिर क्या हो जाएगा, समाकलन का हो जाएगा। जब भी कुल मान निकालना होगा तो ये तुम्हारा D जो होगा उधर जाकर के क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। डेल्टा किसको दर्शाएगा, परिवर्तन को, लेकिन बड़े परिवर्तन। जब परिवर्तन आपको दिख जाए तो वहां पे डेल्टा, लेकिन परिवर्तन अगर बहुत थोड़ा है, बहुत सूक्ष्म है, जैसा मैंने इसमें दिखाया, तो उसी डेल्टा, मतलब डेल्टा अगर 0 की तरफ अग्रसर है तो वही डेल्टा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, D में, है ना। एक चीज और याद रखिएगा, सूत्र में अगर दाईं तरफ कहीं D लगा है तो जो वैल्यू प्राप्त होगी उसके साथ भी D लगा होगा। D लगने का मतलब हो गया कि बहुत सूक्ष्म मान के लिए वैल्यू निकाली जा रही है। यहाँ पे D है क्या, D मतलब बताए तो यार अवकलन है, अच्छा सापेक्षिक मान है। कैसा परिवर्तन है, सापेक्षिक परिवर्तन है। अरे भाई इस पे लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ रोज परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन 2 होगा, एक निरपेक्ष एक सापेक्ष, मतलब D मतलब डिफरेंशिएशन ना, डिफरेंशिएशन, अवकलन, डेरिवेटिव, है ना। अब उस तुम लोग पता नहीं कहाँ फिर गुम हो, पहले बताया ना कि रोज बल लगा रहे हैं, इस पे रोज परिवर्तन हो रहा है। हाँ। परिवर्तन अगर ज्यादा हो गया तो परिवर्तन किसके अंदर है, और परिवर्तन अगर नहीं पता चल रहा है, बहुत अनुपातिक, बहुत थोड़ा परिवर्तन हो तो सापेक्ष परिवर्तन। हाँ। और सापेक्ष परिवर्तन को हम किससे दर्शाते हैं, अवकलन से। कैसे ज्ञात करते हैं, अवकलन से ज्ञात करते हैं सापेक्षिक परिवर्तन को। तो अब अवकलन क्या है, अवकलन एक प्रकार का सापेक्षिक परिवर्तन है। हो गया डेफिनेशन, बात समझ में आई नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अवकलन समाकलन ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है ना। क्यों जी, अब हम कल बताएंगे कि अवकलन करने पर क्या होता है, समाकलन करने पर क्या होता है, क्या वैल्यू होती है। क्लियर हो गया। ऐसे थोड़ी थोड़ी चीजें, जब छोटी छोटी चीजें बिल्कुल बेसिक आप कंप्लीट कर ले जाओगे तो जब बड़ा बड़ा डेरिवेशन बताएंगे तो वहां पे दिक्कत नहीं होगी। अब आप ये जानिए कि अगर फार्मूले में कहीं D लगा है तो इधर जो मिलेगा वो हमें D ही प्राप्त होगा, और अगर टोटल वैल्यू निकालनी होगी तो वही D जाकर के उधर क्या हो जाएगा, D जब उस समाकलन में होगा तो W के पास D नहीं है, नहीं तब D नहीं, तब टोटल वैल्यू निकालेंगे। जैसे कुल कार्य निकाला गया, कुल कार्य कब, जब इकट्ठा दिवालिया गिर जाएगी तो कुल कार्य हो गया। तो कुल कार्य का मतलब क्या हो गया, W। हमेशा जो वैल्यू ये ऐसे बिना किसी डेल्टा के ना, बिना किसी डेल्टा के, बिना किसी D के लिए अगर कोई वैल्यू लिखी जाती है तो वो उसका मुख्य मान या कुल मान होता है। अगर डेल्टा लगा दिया गया तो उसका निरपेक्ष मान होता है, मतलब अंतर अंतर घटाने उठाने पर जो आया होगा। और D लगा दिया तो उसका कौन सा मान होगा, सापेक्षिक मान होगा, अनुपातिक मान होगा, मतलब भाग भाग देने पर जो आया होगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये अगर हमें कुल मान निकालना है तो यही D जाकर के उधर क्या हो जाएगा,
यदि समाकलन अच्छा, का अगर चिन्ह यही- मान लीजिए इधर भेजेंगे तो अगर ये डेल्टा एक्स है, ये निरपेक्ष मान है, हमें यहाँ से कुल मान डेल्टा एक्स बराबर वाई, यहाँ से हमें कुल मान निकालना है यक्स, तो यही डेल्टा जाकर के उधर क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। डेल्टा उधर जाके सिग्मा, डी उधर जाकर के समाकलन। अब आप पूछ रहे हैं सिग्मा अगर इधर लाएंगे तो फिर वही हो जाएगा, अगर आप पूछ रहे हैं समाकलन अगर इधर लाएंगे तो फिर ये डी हो इधर जाएगा ना। हाँ DW वही चीज, वही तो हम समझाए बराबर के इधर उधर लेके जाएंगे तो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, है ना। एक बार इसको खूब बढ़िया से समझिएगा, फिर जाकर जैसा भी होगा आप लोग बताइएगा। ओके, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए मिटा देते हैं, समझे। ओके, बंद करिए वीडियो।